नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन उपकरणों की खरीद पर नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों की सप्लाई बढ़ाने के मुद्दे पर शनिवार को हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में फैसला लिया गया कि ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेंस की छूट दी जाएगी। दोस्तों देश में अलग अलग कंपनियों की कोरोना वैक्सीन को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का फैसला लिया गया है। दोस्तों माना जा रहा है कि सरकार के इन फैसलों से देश में ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों के दाम कम होंगे, जिसका फायदा कोरोना वायरस से जूझ रहे आम लोगों को मिलेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए एक बैठक भी की है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ साथ घर और अस्पतालों दोनों में मरीजों की देखभाल के लिए आवश्यक उपकरणों की जरूरत है। पीएम ने जोर देकर कहा कि सभी मंत्रालय और विभाग ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तालमेल से काम करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा खत, ऑक्सीजन के लिए मांगा सहयोग। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखा है और ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सहयोग मांगा है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी में कहा कि दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता और न ही यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। ऐसे में आपसे जो सहयोग हो सकता है वो जरूर कीजिए। केजरीवाल ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार भी दिल्ली की मदद कर रही है, लेकिन कोरोना की गंभीरता इतनी ज्यादा है कि सभी उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ऑक्सीजन की कमी से देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स में भी इमरजेंसी सेवा बंद, अस्पताल ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, राजधानी के अस्पतालों में एक एक कर हो रही ऑक्सीजन की किल्लत के बाद दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स में ऑक्सीजन की कमी की खबर से लोगों की सांसें रुकी हुई है। कई जगहों पर एम्स में इमरजेंसी बंद होने की सूचना पर एम्स प्रशासन की ओर से इमरजेंसी बंद होने की बात कही गई है। हालांकि दोस्तों एम्स में इमरजेंसी को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, जबकि एम्स प्रशासन के अनुसार शनिवार को एम्स में इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन को सिर्फ 1 घंटे के लिए रोका गया। ऐसा इसलिए किया गया कि अस्पताल में भर्ती कोविड के मरीजों की ऑक्सीजन की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए पाइपलाइनों को व्यवस्थित किया जा रहा था। एम्स की ओर से बताया गया कि फिलहाल करीब 100 कोरोना मरीज इमरजेंसी में इलाज ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 18+ वालों के लिए टीकाकरण से पहले पर्याप्त प्राइवेट सेंटर बनाएं, केंद्र का राज्यों को निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्र ने शनिवार को राज्यों से कहा है कि देश में 1 मई से 18 से 45 साल तक के लोगों का कोविड रोधी टीकाकरण शुरू होने से पहले और अधिक निजी केंद्रों का पंजीकरण किया जाए और संबंधित स्थलों पर प्रभावी भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि संबंधित आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण केवल ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से ही किया जाए। वहीं दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड-19 से निपटने संबंधी प्रौद्योगिकी एवं आंकड़ा प्रबंधन अधिकार प्राप्त समूहों के अध्यक्ष RS शर्मा ने नई टीका रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मार्गदर्शन के लिए शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की और रोगियों के लिए मौजूदा अस्पताल एवं चिकित्सकीय उपचार अवसंरचना संबंधी उनकी योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा सप्लाई रोकने वालों को फांसी पर लटका देंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन संकट के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करने की कोशिश करेगा हम उसे फांसी पर लटका देंगे। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के इलाज के दौरान हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तख्त टिप्पणी की। याचिका महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से लगाई गई थी। दरअसल दोस्तों दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन न मिलने पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आपराधिक स्थिति है। अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है तो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और फांसी पर लटका देंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रायबरेली के डीएम से सोनिया गांधी ने कहा सांसद निधि में बची राशि कोरोना से निपटने में करें खर्च। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जिला अधिकारी से कहा है कि उनकी सांसद निधि में बची राशि उनके संसदीय क्षेत्र में कोरोना महामारी से निपटने एवं जनता को राहत देने के लिए खर्च की जाए। सोनिया ने जिला अधिकारी के नाम लिखे एक पत्र में कहा कि उन्हें रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी की ओर से इस साल 2 जनवरी को पत्र लिखकर सूचित किया गया था कि सांसद निधि में 1.17 करोड़ रुपए बचे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि वह इस पूरी राशि को रायबरेली में कोरोना महामारी से लोगों के बचाव के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने और अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार खर्च करें। सोनिया गांधी 2004 से रायबरेली में लोकसभा सदस्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर की बैठक में हमें नहीं बुलाया। जी हां दोस्तों, कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्री संग कई मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा तक तमाम नेता बैठक में मौजूद रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उस बैठक में नहीं देखा गया। जब उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठने लगे तो सीएम ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सफाई दी। ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया कि उन्हें उस मीटिंग में आने का न्योता नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला था कि पीएम आज कोई मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन हमें न्योता नहीं दिया गया था। अगर मिलता तो हम जरूर शामिल होते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना से जंग में अमेरिका ने हटाया जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर लगा बैन, भारत के हालात पर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच अमेरिकी सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट वाली वैक्सीन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। वैज्ञानिक सलाहकारों से चर्चा के दौरान खून के थक्के जमने के खतरे के बीच कोविड-19 पर इसकी प्रभावी क्षमता को ध्यान में रखते हुए जो बाइडेन सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार ने J&J की कोरोना वैक्सीन से संबंधित एक आंकड़ा साझा करते हुए अपनी बात रखी। सरकार ने इस कंपनी की वैक्सीन ले चुके करीब 80 लाख लोगों में सिर्फ 15 में अत्यधिक असामान्य प्रकार के रक्त के थक्के जमने की जानकारी देते हुए कहा कि वैक्सीन का सिंगल शॉट लेने वाले जिन यूजर्स में खून जमने की शिकायत आई उनमें से सभी महिलाएं थी जिनकी उम्र 50 से कम थी। इनमें 3 की मौत हो गई और 7 का अस्पताल में इलाज जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर, संजय राउत ने साधा सीबीआई पर निशाना। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व डीजीआई परमवीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। सीबीआई कई जगहों पर तलाशी भी ले रही है। सीबीआई जिन जगहों पर तलाशी ले रही है उनमें देशमुख का आवास भी शामिल है। देशमुख पर भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले दोस्तों सीबीआई ने जांच के तहत देशमुख से पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था। सीबीआई ने उनके 2 पीए का भी बयान दर्ज किया था। सीबीआई ने परमवीर सिंह का भी बयान दर्ज किया था। इसके अलावा सीबीआई ने गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मी सचिन वाजे से भी पूछताछ की थी। सचिन वाजे को एनआईए ने कथित तौर पर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी गाड़ी पार्क करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार, जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 मरीजों की मौत। दोस्तों दिल्ली के रोहिणी के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों को देर रात मौत का सामना करना पड़ा। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर का कहना है कि सरकार की तरफ से अस्पताल को 3.5 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है, जिसको कल से फिर रिफिल होना था, लेकिन देर रात रिफिल नहीं हुई। शुक्रवार की रात महज 1500 लीटर रिफिलिंग की गई थी। इस कारण अस्पताल के पास ऑक्सीजन खत्म हो गई और 25 कोविड मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल ने बताया कि वहां अभी 250 कोविड मरीज और भर्ती हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। जानकारी है कि मरने वाले सभी मरीजों की हालत काफी गंभीर थी। यहां ऑक्सीजन का लो प्रेशर था और उस पर से ऑक्सीजन जो 5:30 बजे पहुंचने वाली थी वो 12 बजे पहुंची। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल कोरोना संक्रमित, गृह मंत्री अमित शाह संघ कार्यक्रम में हुए थे शामिल। जी हां दोस्तों, गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके तुरंत बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पटेल पिछले 2 दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें
आज सुबह भी पटेल गृह मंत्री द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के समय उनके साथ खड़े नजर दिखाई दिए, लेकिन शाम होते होते उनकी रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। इससे उन तमाम नेताओं के संक्रमित होने की आशंका बढ़ गई है जो पिछले दिनों से उनके संपर्क में थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 14,56,72,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 30,87,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका में इस वक्त तक 3,20,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, पोलैंड, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। दोस्तों ये तमाम देश इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,66,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,90,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में 41,61,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 3,46,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जो कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार है। अगर रिपोर्टों की माने तो आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं, जो कि हर रोज आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोले पीआर छोड़ ऑक्सीजन की आपूर्ति पर ध्यान दे सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण बिगड़ते हालात के बीच केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच पीआर और गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बजाय केंद्र सरकार को वैक्सीन, ऑक्सीजन और दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को अपनी प्रायोरिटी तय करनी होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर व अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में यह संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार रहना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्राइवेट में कोविशील्ड 600 रुपए में बेचने पर सीरम ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शनिवार को प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा। कंपनी ने बयान में कहा कि भारत सहित वैश्विक देशों के लिए सरकारी खरीद खातिर वैक्सीन की कीमत काफी कम रखी गई है, क्योंकि वॉल्यूम की संख्या काफी बड़ी है। बाजार की शर्तों और हमारी न्यूमोकल वैक्सीन सहित प्राइवेट मार्केट में कई वैक्सीन ऊंची कीमतों पर बेची जा रही है। हालांकि सरकार के लिए इसकी फ्री मार्केटिंग में बेची जा रही कीमत का 1/3 रखा गया है। बयान में कहा गया है कि भारत के साथ वैक्सीन की वैश्विक कीमत की तुलना गलत तरीके से की जा रही है। आज की तारीख में बाजार में कोविशील्ड सबसे सस्ती वैक्सीन है। शुरुआत में इस वैक्सीन की कीमत बेहद कम रखी गई थी, क्योंकि इसके लिए कई देशों ने फंडिंग की थी ताकि रिस्क उठाते हुए वैक्सीन को विकसित किया जा सके। इसके साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भारत सहित सभी सरकारों को शुरू में कोविशील्ड बेहद कम कीमतों पर सप्लाई की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना के बीच राकेश टिकैत की दो टूक, किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू लगा सरकार आंदोलन खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि किसानों का आंदोलन 2024 तक चल सकता है। किसान किसी भी सूरत में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जारी रखेंगे। टिकैत ने हिसार लाडली टोल प्लाजा पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान मोदी सरकार की चालबाजी को समझ चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार गेहूं का आंदोलन था, अगली बार धान और नरमा का आंदोलन होगा।
उन्होंने कहा कि आंदोलन बड़ा चलेगा, ना कोई डर है और ना कोई भय है। राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार क्लियर अभियान चलाएगी तो किसान भी भाजपा सरकार के खिलाफ सफाई का अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि धरने प्रदर्शन लगातार चलते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए क्या है अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर तीव्र वर्षा देखी गई। पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों सहित रायलसीमा और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, ओडिशा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ दूर हो रहा है, इसलिए पश्चिमी हिमालय पर बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आएगी। वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के केरल भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिंगापुर यूएई से ऑक्सीजन टैंकर मंगाने की तैयारी, गृह मंत्री अमित शाह का आदेश, बंद पड़ी यूनिट्स फिर से की जाएं शुरू। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेलवे विभाग, सेना, एयरफोर्स, पुलिस विभाग दिन रात लोगों की सांसें बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार विदेशों से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मंगवाने जा रही है। ये प्लांट हर घंटे करीब 2400 लीटर ऑक्सीजन तक बना सकते हैं। इन्हें लाने का जिम्मा रक्षा मंत्रालय ने उठाया है। देश में हालात संभालने के लिए अब केंद्र सरकार ने एक नया फैसला किया है, जिसके तहत अब केंद्र सरकार सिंगापुर और यूएई से उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंकर मंगाने जा रही है। इससे पहले जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हवाई मार्ग से लाने का फैसला हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीआईसीआई बैंक का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 260.5% बढ़कर 4,402.61 करोड़ रुपए रहा। जी हां दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक का मार्च 2021 को खत्म तिमाही में स्टैंड अलोन प्रॉफिट 260.5% बढ़कर 4,402.61 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का स्टेट अलोन प्रॉफिट 1,221.4 करोड़ रुपए था। मार्च तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 16.9% बढ़कर 10,431.13 करोड़ रुपए रही है। पिछले साल की मार्च तिमाही में यह 8,926.9 करोड़ रुपए थी। लोन पर बैंक की ओर से लिए जाने वाले इंटरेस्ट और एफडी पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट के फर्क को नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए क्या है सोने और चांदी के दाम। दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोना 305 रुपए घटकर 46,756 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी दिन यह 47,061 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी 113 रुपए गिरकर 67,923 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो सोना $1768 प्रति औंस जबकि चांदी $25.90 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गुस्सा पहुंचा 7वें आसमान पर। मालदीव द्वीप जाकर छुट्टियां मनाने वाले सितारों की लगाई क्लास। जी हाँ दोस्तों, पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। ऐसे में कई फिल्मी सितारों ने मालदीव द्वीप का रुख कर लिया है, लेकिन बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छुट्टियां मनाने का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। उन्होंने मालदीव द्वीप जाकर वेकेशन मनाने वाले सितारों को बुरा भला कहा। एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के दिग्गज स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि ये सितारे ऐसे वक्त में छुट्टियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जब पूरी दुनिया सबसे बड़े संकट में है। लोगों के पास खाना नहीं है और आप पैसे फेंक रहे हो, कुछ तो शर्म करो। इतना ही नहीं, फिल्म स्टार ने इन सितारों की क्लास लगाते हुए कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम के लायक बोलने या फिर करने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन दिनों कई फिल्मी सितारे छुट्टियां बिताने के लिए मालदीव द्वीप की ओर निकले हुए हैं। इन सितारों में रणवीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, आलिया भट्ट और सारा अली खान जैसे सितारे शामिल हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का
जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे लंबे समय तक कौन से व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन व्यक्तित्व का नाम जिन्होंने सबसे लंबे समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद को संभाला था, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।